दोस्तों, आप सब जानते हैं मैं एक डाइटिशियन हूँ और मेरा मिशन है कि मैं लोगों को सही ज्ञान देकर उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर पाऊं, उन्हें रोग मुक्त जीवन के प्रति जागरूक कर पाऊं, ताकि हर कोई एक फॉरएवर हेल्दी लाइफ जी सके, एक रोग मुक्त जीवन जी सके। तो जैसे आप सब जानते हैं कि स्वास्थ्य में जो हमारी डाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हम क्या खान पीन करते हैं, उससे ही हमारा स्वास्थ्य बनता है। तो बीइंग अ डाइटिशियन, आज मैं आप सबके सामने एक अहम मुद्दा लेकर आई हूं, वो है खाना पकाने का तेल। दोस्तों, बहुत हैरानी होती है मुझे कई बार जब मैं यूट्यूब पर वीडियोस देखती हूँ, व्हाट्सएप पर मैसेजेस देखती हूँ, बड़े बड़े डॉक्टर्स, इवन डाइटिशियन की स्टेटमेंट्स देखती हूँ, और समझ में मुझे आता है कि ये लोग सबके सब लोग खुद कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा खाना पकाने का तेल इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल मैंने सोशल मीडिया पर देखा है कि कच्ची घानी का तेल खाना चाहिए, जो अगेन बहुत ज्यादा हार्मफुल है हमारे लिए। वो मैं आपको बताने वाली हूं पूरे फैक्ट्स के साथ। और बहुत दुख होता है ये जानकर कि क्या बड़े-बड़े डाइटिशियंस को अमेरिका की, यूके की, कनाडा की रेगुलेशंस नहीं मालूम। क्या उन्हें नहीं मालूम कि ये कच्ची घानी का तेल या मस्टर्ड ऑयल वहां के देशों में बैन किया जा चुका है? क्यों बैन किया जा चुका है? क्या वो रेगुलेशंस है? कौन सा तेल हमें खाना चाहिए? क्या लेना चाहिए? कौन सी कंपनी का खाना चाहिए? कौन सा ब्रांड हमें चूज करना चाहिए? वो सब आपको आज जानने का मौका मिलने वाला है, और वो भी फैक्ट्स के साथ, प्रूफ के साथ। आज मैं आपको कुछ नहीं बताने वाली, मैं सिर्फ आपको नॉलेज देने वाली हूं अलग अलग तेलों पर। डिसाइड आप खुद करेंगे कि कौन सा तेल आपके लिए, आपके परिवार के लिए बिल्कुल अनुकूल है, सही है। दोस्तों, तेल हमारे लिए इतना जरूरी है, खाना पकाने का तेल इतना जरूरी है कि हमारा खाना बिना तेल के बनना शुरू ही नहीं हो सकता। आपने टीवी शोज में देखा होगा, कुकरी शोज में देखा होगा, वो क्या बोलते हैं कि कढ़ाई लीजिए और कढ़ाई में सबसे पहले तेल डालिए। यानी सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। और पूरा इंडिया कंफ्यूज बैठा है कि कौन सा तेल इस्तेमाल करें। जितने भी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि इंडिया के डॉक्टर्स, इंडिया के डाइटिशियन, इंडिया के लोग कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए? एक बार मुझे डिजिटल हैंड रेज करके बताइए, जिनकी वीडियोस ऑन हैं वो प्लीज मुझे वीडियोस की में ऐसे हाथ ऊपर करके बताएं कि हाँ, कंफ्यूजन है। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों को मालूम ही नहीं है कौन सा कुकिंग ऑयल उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारी डाइट का। तो सारी कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। लेकिन आज आपको, अभी स्टार्टिंग में देवदत्त सर ने बोला कि आप चेक कर लीजिए कि जिनको आपने इनवाइट किया है क्या वो आए हैं या नहीं आए, क्योंकि आज का सेशन बहुत खास है। आज पूरा इंडिया उस कंफ्यूजन को दूर कर सकता है सही ज्ञान के साथ। तो आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको राइट नॉलेज दूं, जिसके जिसके आधार पर आप अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फैसला है सही कुकिंग ऑयल का चुनाव, वो अपने लिए कर पाए। जैसे मैंने अभी आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं एक डाइटिशियन हूं, एक मिशन पर काम कर रही हूं। लोगों को स्वस्थ मुझे बनाना है, सही ज्ञान मुझे देना है। और कभी सपने में नहीं सोचा था कि मुझे आज देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स सपोर्ट करेंगे। एम्स के, फोर्टिस के, मेदांता के डॉक्टर्स मेरे चैनल पर आकर वर्कशॉप्स करेंगे, पॉडकास्ट करेंगे, वीडियोस करेंगे। तो ये सब होता जा रहा है। शायद नॉलेज ही इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है कि जो मैं राइट नॉलेज ले रही हूं, साथ में रेगुलेशंस पढ़ रही हूं इंटरनेशनल कंट्रीज की। दूसरे देशों में सेहत पर बहुत फोकस किया जाता है। आपने देखा होगा जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो शुरू से ही ध्यान रखते हैं कि लोगों का जो खान पान है, जो न्यूट्रिशन है, बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके लिए वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते रहते हैं। तो मैं उनके साथ, यानी न्यूट्रिशन के साथ, मैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी स्टडी करती हूँ। और इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि भारत में बहुत कंफ्यूजन है खाना पकाने के तेल पर। कोई भी सही रेगुलेशंस नहीं है। हाल ही में मैंने वीडियोस देखी व्हाट्सएप पर, शायद आपने भी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर देखा होगा कि रिफाइंड ऑयल नहीं खाना चाहिए, रिफाइंड ऑयल तो खाओ ही मत।
आपने किसी ने ऐसी कोई वीडियो, ऐसा कोई व्हाट्सएप पे डिटेल मैसेज कि रिफाइंड ऑयल खाना तो बहुत खतरनाक है, हमें रिफाइंड तेल नहीं खाना चाहिए, इस तरह के मैसेजेस किसी ने देखे हैं? एक बार हैंड रेज करके मुझे बताइए। क्या ऐसे मैसेजेस आपने सोशल मीडिया पर इवन लोगों को कहते हुए रिफाइंड तेल तो नहीं खाना चाहिए? अब मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूं कि अगर हम रिफाइंड ऑयल नहीं खाएंगे और हम कच्ची घानी के, या जिस तरह लोग कहते हैं कि हमें फैक्ट्रियों में बने रिफाइंड तेल नहीं खाने चाहिए, हमें घर पे निकाले हुए तेल खाने चाहिए, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि वो फिर उन तेलों की इम्प्योरिटीज को कैसे दूर करेंगे, उनसे पेस्टिसाइड्स कैसे निकालेंगे, उनसे वैक्सेस और गम्स कैसे निकालेंगे। हम जो पानी पीते हैं अपने घरों में, वो भी तो रिफाइन होके ही हमारे पास आता है। अगर वो पानी रिफाइन ना हो, म्युनिसिपैलिटी का जो पानी हमारे घरों में आता है, अगर वो रिफाइन ना हो, तो वो पानी कुछ इस तरह का दिखेगा, जो तस्वीर आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो पानी है ये रिफाइंड नहीं है। रिफाइनिंग मींस तेलों की इम्प्योरिटीज को दूर करना, जो कि पॉसिबल ही नहीं है जिसे हम घर पे कर पाए, चाहे हम कितनी भी मशीनरी लगा ले। इसीलिए एफएसएसएआई ने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं तेलों की रिफाइनिंग के, ताकि लोगों तक सुरक्षित तेल पहुंचे, सुरक्षित खाना पकाने का तेल उन तक पहुंचे। इसीलिए रिफाइनिंग करना बहुत जरूरी है, जिसे कंट्रोल कर रहा है हमारी भारत सरकार, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिन्होंने तेलों की रिफाइनिंग के लिए क्या क्या उनमें पैरामीटर्स हैं, क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं, वो सब लेट डाउन किए हुए हैं। और बहुत सारे डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने एक वर्कशॉप भी की। जब ऐसे मैसेजेस सोशल मीडिया पर फ्लोट होने लगे, तब उन्होंने पूरा ये डिक्लेयर किया, साइंटिस्ट ने बोला कि रिफाइंड ऑयल्स बल्कि हमारे लिए जरूरी है, टोटली सेफ है, रिफाइनिंग तेलों की बहुत जरूरी है, ताकि हम साफ सुथरा तेल अपने अंदर डाल सके बिना किसी इम्प्योरिटी के। एक और प्रॉब्लम जो तेलों के अराउंड मुझे देखने को मिलती है, मैंने लोगों के घरों में जाकर देखा है, जहां पर बोला जाता है तेल कम इस्तेमाल करो, तेल डालो ही मत, पानी में ही खाना बना लो, क्योंकि तेल खाने से हम मोटे हो जाएंगे। आप में से किसी ने ऐसा सुना है कि लोग कहते हैं कि तेल खाने से हम मोटे हो जाएंगे? एक बार मुझे डिजिटल हैंड रेज करके बताइए। तो अंजना जी का, मनोज जी का हैंड रेज आ रहा है, बहुत सारे हैंड रेज आ रहे हैं कि लोग तेल खाना कम कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है तेल खाने से हम मोटे हो जाएंगे। और दोस्तों, जब से ये मिथ आया है कि तेल खाने से हम मोटे हो जाएंगे, उसी दौरान बहुत सारी बीमारियां भी बढ़ गई हैं लोगों में। अगर आपने नोटिस किया हो, पुराने जमाने में लोग तेल या घी से परहेज नहीं करते थे और तब बीमारियां भी कम होती थी। लेकिन आज के जमाने में जब लोग लो फैट डाइट पर जाने लगे हैं, बीमारियां बढ़ चुकी हैं। क्यों? क्योंकि फैट हमारे लिए बहुत असेंशियल मैक्रो न्यूट्रिएंट है हमारे शरीर के लिए। मैं एक डाइटिशियन हूं, मैंने पूरी स्टडी की है। अगर हम अपने शरीर को फैट नहीं देंगे, यानी इस मैक्रो न्यूट्रिएंट को नहीं देंगे, तो हम अपने शरीर को चला नहीं सकते। ये हमारे लिए अति आवश्यक है। बहुत सारे ऐसे विटामिन जो हमें इम्यूनिटी देते हैं, अच्छी स्किन देते हैं, जो हमारी बोन्स को स्ट्रांग करती हैं, वो विटामिन्स हमारे अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे अगर हम पर्याप्त मात्रा में फैट्स नहीं खाएंगे, तेल नहीं खाएंगे। क्योंकि ये जो विटामिन्स हैं, ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। हमारा दिमाग काम ही नहीं करेगा अगर हम फैट्स नहीं खाएंगे, क्योंकि ये 70% फैट्स का बना हुआ है हमारा दिमाग। आप एक बार ट्राई करके देखना, किसी दिन पूरा दिन आप लो फैट डाइट लेना, यानी कि तेल मत खाना। आप शाम तक इतने चिड़चिड़े हो जाएंगे कि कोई आपसे बात ही नहीं करेगा। आपके ब्रेन को सेटिस्फेक्शन फील ही नहीं होगा अगर उसे पर्याप्त मात्रा में फैट्स या तेल नहीं मिलेगा। तो फैट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे हमें अपनी डाइट से आउट नहीं करना, इसे इन करना है। लेकिन ये जानना है कि सही फैट कौन सा है, सही तेल कौन सा है।
क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जानना। इस ज्ञान को मुझे तो लगता है कि छोटी क्लासेस में ही, 3rd-4th क्लास में ही न्यूट्रिशन की नॉलेज देनी चाहिए हमारे देश में, क्योंकि इतनी कन्फ्यूजन है। बच्चों को पता होना चाहिए कि कौन-सा तेल उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से विटामिन, मिनरल उन्हें लेने चाहिए, कौन सा प्रोटीन, कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स उन्हें लेने चाहिए। ये सब जो नॉलेज है, विदेशों में ये बचपन से शुरू हो जाती है, हमारे देश में भी ये बचपन से शुरू हो जानी चाहिए। अब हमारी देश की सरकार बहुत अच्छे कदम उठा रही है। पहली बार मैंने देखा 2024 की जो नई डाइटरी गाइडलाइंस आई हैं, पहली बार मैंने देखा कि कितना ज़्यादा फ़ोकस हो रहा है डाइट पर, कितना ज़्यादा फ़ोकस हो रहा है हमारी जो हैबिट्स हैं, जो गलत बन चुकी हैं, उन्हें चेंज करने पर। अब सरकार ठोस कदम ले रही है और पहली बार डाइटरी गाइडलाइंस में ये लिखा आया, जो मैं बहुत देर से जानती थी, कि तेलों को बार-बार गरम नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है इंडियन घरों में, स्पेशली जब हम तेल में कुछ भी फ्राई करते हैं, हम उसे स्टोर करके रख देते हैं और उसे दोबारा इस्तेमाल करते हैं। क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं? अगर कोई ऐसा करते हैं तो प्लीज़ हैंड रेज़ करके मुझे बताइए कि जिस तेल में आपने फ्राइंग की, उस तेल को आपने डब्बे में बंद करके रख लिया और उसको दोबारा यूज़ करना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे साथी ऐसा करते हैं। ये एजुकेशन मैं देना चाहती थी बहुत देर से, कि हमें तेलों को बार-बार गरम नहीं करना, यानी जो उतना ही तेल इस्तेमाल करना है, जितना तेल आपका फ्राइंग में लग जाए, उस फ्राइड तेल को दोबारा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उसमें फूड पार्टिकल्स चले जाते हैं और वो रेंसिड हो जाता है। कोई भी तेल आपको बार-बार गरम नहीं करना, आपको छोटी कढ़ाई लेनी है और उतना ही तेल इस्तेमाल करना है जितना आपका फ्राइंग में लग जाए, और जो बचा हुआ तेल है, वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए आप एनिमल्स को दे सकते हैं, उसी दिन उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन उसे आप डब्बे में भरकर मत रखिए, उसे बार बार इस्तेमाल मत कीजिए। ये विदेशों में ऑलरेडी कई सालों से फॉलो हो रहा है, लेकिन हमारे देश में इस पर गाइडलाइन पहली बार आई है, 2024 में ही ये गाइडलाइन आई है। तो आज मेरा मकसद है आपको तेलों का सही ज्ञान देना, ताकि आप अपने लिए सही खाना पकाने का तेल चूज कर सके। तो जो तेलों का ज्ञान है, अब आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। जो तेलों का ज्ञान है, ये बहुत ही आसान सी चीज है, लेकिन आपको थोड़ा सा मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, क्योंकि हमने हर तेल को समझना है। हमें सही डिसीजन लेना है कि कौन सा कुकिंग ऑयल हमारे लिए सही है, इसलिए जरूरी है हर तेल को समझना। तो उसे हम समझेंगे, लेकिन बहुत आसान तरीके से। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो तेलों का ज्ञान है, ये बहुत आसान है। सिर्फ दो ही चीजों का ध्यान रखना है, कि कितना तेल हमें खाना है और कौन सा तेल हमें खाना है। सिर्फ दो ही चीजें जाननी है। तो पहले बात करते हैं कितना खाएं। कितना खाएं, इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। हमारे लिए दिमाग सरकार लगा चुकी है, आईसीएमआर लगा चुका है, डब्ल्यूएचओ लगा चुका है, और वो गाइडलाइंस दे चुके हैं कि हर व्यक्ति, चाहे वो हिले भी ना, पूरा दिन बेड पे बैठा रहे, फिर भी उसे 25 ग्राम ऑयल खाना ही खाना है, 25 ग्राम तेल लेना ही लेना है। और ये क्वांटिटी 40 ग्राम पर डे तक भी जा सकती है अगर वो फिजिकली एक्टिव है। यानी 25 से 40 ग्राम प्रतिदिन आपको तेल, आपको फैट लेना है। तो ये जो कितना खाएं, ये बहुत ही आसानी से हमने कवर कर लिया, इसका ये पार्ट हमने कवर कर लिया। 25 से 40 ग्राम मात्रा है, क्वांटिटी है तेल की, जो हमें हर रोज लेनी है। अब हम चलते हैं दूसरे भाग की तरफ, यानी कौन सा तेल खाएं। अब कौन सा तेल खाएं, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत कंफ्यूजन है। कभी कभी अमिताभ बच्चन जी आ जाते हैं, ये वाला तेल खाओ, कभी सौरभ गांगुली जी आ जाते हैं, तो कंफ्यूजन बहुत है। तो उसके लिए हम डीप नॉलेज लेंगे तेलों के बारे में, कि ये तेल इतने अलग अलग क्यों हैं, हर तेल अलग क्यों है। वैसे हर तेल में 3 तरह के फैट मौजूद होते हैं, जिनका नाम है सफा, पुफा और मुफा। पर इन तीनों फैट्स की रेशो तेलों में अलग अलग होती है। किसी में सफा ज्यादा होगा, किसी में पुफा ज्यादा होगा, किसी में मुफा ज्यादा होगा। अब ये जो सफा ज्यादा वाले तेल हैं, जो सॉलिड इन नेचर होते हैं, वो हमारे अच्छे और बुरे कोलेस्ट्रॉल दोनों को बढ़ा देते हैं। जो ज्यादा पुफा वाले तेल होते हैं, वो हमारे जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर देते हैं, बुरे को भी कम कर देते हैं। मुफा वाले तेल अच्छे कोलेस्ट्रॉल को नहीं छेड़ते, लेकिन बुरे को कम कर देते हैं। तो ये जो जनरल काम है सफा, पुफा और मुफा का, वो मैंने आपको बताया।
अब बात करते हैं सबसे पहले उन तेलों की जिनमें सफा फैट ज्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया, जो ये सफा फैट होता है ये सॉलिड होता है नेचर में, यानी कि ये गाढ़ा होता है। जिन तेलों में सफा ज्यादा होगा वो सॉलिड इन नेचर होंगे, जैसे कि देसी घी। अब क्या होगा अगर हम ये उच्च सफा वाला तेल खाएंगे, तो हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, विच इज गुड। लेकिन साथ साथ बुरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण हमें हार्ट डिजीजेस की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब यहां पर बहुत सारे साथी ऐसे भी होंगे कि आप कह रहे हो देसी घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। लेकिन पुराने जमाने में तो लोग देसी घी खाते थे, उनका तो बुरा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता था, उनको तो हार्ट अटैक नहीं होता था। तो आप में से कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि पुराने जमाने में तो देसी घी खाया जाता था? राज जी का हैंड रेज हो रहा है। तो बहुत सारे साथी ऐसे हैं, जो देवदत्त जी का भी हैंड रेज हो रहा है, श्याम सर का, मनोज जी का। तो पुराने आपको लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि पुराने जमाने में तो हम देसी घी खाते थे, हमारे बुजुर्ग देसी घी खाते थे, लेकिन तब तो हमारा बुरा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता था, तब तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं होती थी, तब तो हार्ट डिजीजेस की प्रॉब्लम नहीं होती थी। वो इसलिए क्योंकि पुराना जमाना ऐसा था। पुराने जमाने में लोग हमेशा चलते रहते थे, जहां भी जाते थे साइकिल पे जाते थे, वॉक करके जाते थे, चक्की चलाते थे, हल चलाते थे। और यानी कि वो बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव थे, वो बैठे नहीं रहते थे। उनका ज्यादा जो काम था वो अपने शरीर को यूज करने का काम था, यानी फिजिकली वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे। जो वो डाइट खाते थे, बहुत ज्यादा हाई फाइबर डाइट खाते थे। इसीलिए देसी घी का जो दुष्प्रभाव था, जो कि बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाला, वो निष्क्रिय हो जाता था, वो न्यूट्रल हो जाता था, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज्यादा थी। लेकिन आजकल के जमाने में अगर हम देसी घी खाएंगे, जहां हमारा लाइफस्टाइल ज्यादातर सेडेंट्री है, हम सिर्फ 40 मिनट या 1 घंटा निकाल पाते हैं अपने शरीर को एक्टिव करने के लिए, वो भी हमें स्पेशली निकालना पड़ता है। लेकिन पुराने जमाने में लोग पूरा टाइम एक्टिव रहते थे। तो ये जो एक्टिविटी इतनी कम हो चुकी है, अगर आज के लाइफस्टाइल में, आज के टाइम में हम देसी घी खाएंगे, तो बुरा कोलेस्ट्रॉल डेफिनेटली बढ़ेगा, हार्ट प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आएंगी। इसीलिए डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आपको देसी घी नहीं खाना चाहिए, तब क्योंकि आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो ये स्टडीज के माध्यम से प्रूव हो चुका है कि सफा ज्यादा खाने से आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। इसीलिए जितने भी गाढ़े तेल हैं, जैसे देसी घी है, मक्खन है, ये खाने को मना किया जाता है, स्पेशली हार्ट पेशेंट्स को तो स्पेशली, लेकिन साथ साथ यंग जनरेशन को भी, ताकि उन्हें हार्ट प्रॉब्लम ना हो। अब क्योंकि हमने सफा वाले तेलों को समझ लिया, हम समझ गए कि वो बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देंगे, तो हम थोड़ा उन्हें अवॉइड करेंगे। अब हम पूफा वाले तेलों को जानेंगे। अब क्योंकि आपने पूरा ठान लिया है कि आपने तेलों के बारे में सही ज्ञान लेना है, राइट नॉलेज लेनी है, आगे पूरे इंडिया को राइट नॉलेज देनी है, हो सकता है आपको किसी डाइटिशियन को, किसी डॉक्टर को भी समझाना पड़ जाए, तो आपको याद करना पड़ेगा कि इन तेलों में पूफा ज्यादा है, कि इन तेलों में सफा ज्यादा है। अब आपके सामने जो चार्ट आ रहा है, उन सभी तेलों में पूफा फैट बहुत ज्यादा है, जैसे सैफलर ऑयल, करडी का तेल, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, मक्की का तेल, कपास का तेल। इन तेलों में पूफा फैट बहुत ज्यादा होती है। और बहुत पहले, अगर मैं 2 दशकों की बात करूं, आज से 2 दशक पहले ऑलमोस्ट, तब पूफा तेल ज्यादा बिकने लगे थे, क्योंकि तब पता लगा था कि सफा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। इसीलिए पूफा वाले तेलों पर ज्यादा रिसर्च होने लगी और ज्यादा उन्हें प्रमोट किया जाने लगा। सबसे पहले सफोला गोल्ड इसमें आगे आया, सैफलर ऑयल वो लेकर आए, सैफलर ऑयल, सफोला। और ये कहा गया कि इससे आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा। वो पूफा के कारण बोला जा रहा था, क्योंकि उसमें पूफा ज्यादा होता है, तब वहां उसमें सैफलर ऑयल, सिर्फ सैफलर ऑयल हुआ करता था। तो शॉर्ट टर्म स्टडीज में समझ में आया कि अगर कोई पूफा वाला तेल खाता है, तो उसका अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो रहा है, और बुरा कोलेस्ट्रॉल भी कम हो रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा कोलेस्ट्रॉल अगर कम हो रहा है रूटीन में ऐसी चीज खाने से, जिसे हम रेगुलरली खा रहे हैं, तो वो हमारे दिल के लिए खतरनाक है। और उन लोगों में जिनमें
पूफा फैट ज्यादा पाया जाने लगा, उनमें जोड़ों के दर्द की समस्या शुरू हो गई, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो गई। अगर आप किसी के घर में जाएं, वो आपको बताएं कि मेरे तो जोड़ों में दर्द रहता है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो आप उनके किचन में चेक कर सकते हैं, वो जरूर पूफा वाला इनमें से ही कोई तेल खा रही हैं। या तो वो कर्डी ऑयल खा रही है, या सूरजमुखी का तेल खा रहे हैं, सोयाबीन का तेल खा रहे हैं, मक्की का तेल खा रहे हैं, कपास का तेल खा रहे हैं। पूफा की वजह से उनको जॉइंट की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, और ये स्टडीज कह चुकी हैं। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियों ने पूफा फैट्स को प्रमोट करना बंद कर दिया। उन्होंने अपने तेलों में कुछ और डालना शुरू कर दिया जिससे पूफा फैट कम हो जाए। वो मैं आगे आपको बताती हूं कि कैसे प्रमोशन की जा रही है तेलों की। आपका अब ध्यान लाना चाहती हूं मुफा वाले तेलों की तरफ। अब ये जो तेल है वो बहुत महंगे होते हैं, जैसे सरसों का तेल, कैनोला तेल, जैतून का तेल, और इन्हें डाइटिशियंस जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं, क्योंकि ये महंगे तेल हैं और ये इससे हमारा जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो कम होता है, अच्छे को ये कुछ नहीं करती, इसीलिए डॉक्टर्स और डाइटिशियंस जो हैं वो इन तेलों को प्रमोट करते हैं। अब में से कितने लोगों ने ये वीडियोस देखी हैं या ऐसा स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं डॉक्टर्स की कि सरसों का तेल खाना चाहिए? एक बार मुझे हैंड रेज करके बताइए। सरसों के तेल को डॉक्टर्स एडवोकेट कर रहे हैं, इंडिया की टॉप डाइटिशियन एडवोकेट कर रही है, कच्ची घानी का तेल खाने के लिए बोला जा रहा है, और मेरा दिल उस समय बहुत दुखता है। मैं उन डॉक्टर्स को ईमेल्स भी लिखती हूँ, उनको पूरे के पूरे फैक्ट्स भेजती हूँ कि जो ये आप कर रहे हैं ये टोटली गलत कर रहे हैं, नॉलेज ना होने की वजह से आप ये कर रहे हैं। क्योंकि सरसों के तेल में तो एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसका नाम है इरूसिक एसिड। इंडिया के सरसों के तेल में नेचुरली इरूसिक एसिड बहुत ज्यादा होता है, 35 से 55% तक होता है। अब आप कहेंगे ये इरूसिक एसिड क्या है? इरूसिक एसिड सरसों के तेल में पाया जाने वाला एक कंपाउंड है जिसकी वजह से सरसों के तेल में एक अलग सी खुशबू होती है, अलग सी स्मेल होती है। आप लोगों ने कितनों ने सरसों के तेल में एक खुशबू सूंघी है? आपको लगता है कि आप कोई भी चीज खाते हैं आपको जब भी पता लग जाता है ये सरसों के तेल में बनी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक खुशबू होती है। वो खुशबू इरूसिक एसिड के कारण होती है, वो फ्लेवर जो है वो इरूसिक एसिड के कारण होता है। अब वही फ्लेवर, वही खुशबू आपको घरों में होने वाले पेंट में भी मिलेगी। घरों में जब पेंट किया जाता है तब उस पेंट में से खुशबू आती है, वो खुशबू भी इरूसिक एसिड के कारण ही होती है। उस पेंट में भी इरूसिक एसिड होता है। और हमारे सरसों के तेल में, भारत के सरसों के तेल में 35 से 55% इरूसिक एसिड है। विदेशों में गाइडलाइंस हैं कि अगर किसी भी खाद्य तेल में 5% से ज्यादा इरूसिक एसिड है वो खाने के लिए अनुकूल नहीं है। उस पर आपको लिख के बेचेंगे फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, यानी उसे से आप मसाज कर सकते हैं, बालों में लगा सकते हैं, लेकिन उसे इंटरनल यूज यानी अपने अंदर नहीं डाल सकते। सिर्फ बाहरी बाहरी काम के लिए यानी मसाज के लिए, सर पे लगाने के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो बॉटल आपके सामने आ रही है ये एक ऐसे ब्रांड की बॉटल है जो भारत में सरसों का तेल बेच रहा है लोगों को खाने के लिए, लेकिन विदेशों में इसी ब्रांड के सरसों के तेल पर लिखकर बेचा जा रहा है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, यानी लोग इसे खा नहीं सकते। वहां पर रूल बना हुआ है, वो रूल भी आपके सामने आ रहा है, वो रेगुलेशन भी आपके सामने आ रही है। यूरोप का रेगुलेशन है कि किसी भी खाद्य तेल में अगर 5% से ज्यादा इरूसिक एसिड है वो खाने के लिए अनुकूल नहीं है। हमारे देश में भी कितनी सारी स्टडीज आ चुकी, कितने सारे प्रूफ आ चुके कि सरसों का तेल खाने से हार्ट अटैक होता है। वेस्ट बंगाल में क्योंकि सरसों का तेल सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, वहां पर लोगों का ट्राइग्लिसराइड ज्यादा पाया गया है। इवन गॉल ब्लैडर कैंसर पर भी स्टडी हो चुकी है कि जिन लोगों में सरसों का तेल की जो मात्रा है, इरूसिक एसिड की जो मात्रा है ज्यादा पाई गई तो उनको गॉल ब्लैडर कैंसर होने की संभावना ज्यादा रही। इस तरह की स्टडीज, इस तरह
के आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं हमारे देश में भी। पर दुख होता है अभी तक एफएसएसएआई ने आज तक इरूसिक एसिड पर कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की, जो विदेशों में है पर वो इंडिया में मिसिंग है। लेकिन आज आप सही ज्ञान ले चुके हैं, आप जान चुके हैं कि सरसों का तेल खाना कितना खतरनाक, कितना टॉक्सिक हो सकता है, कार्सिनोजेनिक हो सकता है, हार्ट के लिए नुकसान कॉज कर सकता है, उसमें इरूसिक एसिड इतना ज्यादा है। तो हम ये ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाएं ये ज्ञान और लोगों को स्वस्थ बनाएं। सरसों का तेल हम किसी को रेकमेंड नहीं कर सकते खाने के लिए, क्योंकि इसमें इरूसिक एसिड बहुत ज्यादा होता है। और आप देखिए हमारे देश में ये बाजारों में इतना महंगा बिक रहा है, ऑलरेडी कच्ची घानी ऑयल को इतना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो एक बार आप खुद भी नेट पर थोड़ा सा रिसर्च करें, क्या मैंने आपको जो बताया है क्या वो सही है, उस पर आप थोड़ा सा रिसर्च करें और लोगों को राइट नॉलेज दें। अब ये जो नॉलेज है ये कुछ ब्रांड्स को है, तो उन्होंने सरसों के तेल को जेनेटिकली मॉडिफाई किया, कनाडा से तेल लेकर आए, उसका नाम कैनोला ऑयल रखा। सरसों के तेल के साथ एक छेड़छाड़ की गई, उसके बीज को लैब में चेंज किया गया, उसके इरूसिक एसिड को 35% से कम करके 5% तक लाया गया और उसका नाम रखा गया कैनोला ऑयल। लेकिन ये आर्टिफिशियली जेनेटिकली मॉडिफाइड तेल है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। इंडिया में जेनेटिक मॉडिफिकेशन अलाउड भी नहीं है। तो ये जो कैनोला ऑयल है ये कम इरूसिक एसिड वाला सरसों का तेल ही है, लेकिन ये हाई टेम्परेचर कुकिंग के लिए सूटेबल नहीं है। विदेशों में कैनोला ऑयल पर लिखकर बेचा जाता है नॉट रिकमेंडेड फॉर हाई टेम्परेचर कुकिंग, यानी इसे आप गर्म नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर अब्रॉड में तो लोग जो है वो तेल को गर्म नहीं करते, वो तेल को ज्यादातर कच्चा खाते हैं। तो यहाँ इंडिया में हमें तेल में फ्राइंग भी करनी है, हमने परांठा भी सेकना है, हमने पूरी भी तलनी है, तो हमारे लिए तो कैनोला ऑयल नहीं चल सकता। एक और तेल जो बहुत महंगा बिकता है वो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये जो ऑलिव ऑयल है ये अगेन इंडियन स्टाइल के लिए बना ही नहीं है, इंडियन कुकिंग के लिए बना ही नहीं है। यहाँ इसे यूरोप में खाया जाता है सैलेड पर छिड़क कर, इसे भी आप गर्म नहीं कर सकते। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो विदेशी तेलों की जो प्रॉब्लम है, ये हमारे देश में चाहे इन्हें प्रमोट किया जा रहा है, चाहे इन्हें महंगा बेचा जा रहा है, चाहे लोगों को लगता है कि ये महंगे तेल हैं तो ये अच्छे तेल होंगे, लेकिन ये उन्हें समझना होगा कि हमारे खान पान के साथ ये तेल नहीं मिलते, इसीलिए ये हमारे लिए सही नहीं है। तो ये जो सारी चीजें जो अभी आपने समझी वो आज से लगभग 20 साल पहले बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे डाइटिशियंस, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ने रिसर्च की और उन्हें ये समझ में आ गया कि कोई भी तेल हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि उनकी फैट कॉम्पोजिशन अलग अलग है। तो उन्होंने एक फैट कॉम्पोजिशन बनाई WHO ने और NIN ने, और ये सामने लाया कि हमें तीनों तरह के फैट चाहिए और ऑलमोस्ट बराबर बराबर चाहिए। हमें सफा भी चाहिए, हमें पूफा भी चाहिए, हमें मुफा भी चाहिए, ये तीनों फैट्स हमें बराबर चाहिए। और उसका असर क्या हुआ? उसका असर ये हुआ कि लोगों ने ये समझा कि कोई भी तेल उत्तम नहीं है, हमें तेलों को बदल बदल कर इस्तेमाल करना है। और लोगों ने तेल बदलना शुरू कर दिया, एक महीने कोई और तेल, दूसरे महीने कोई और तेल, तीसरे महीने कोई और तेल। आपको ऐसे लोग मिलते हैं या ऐसे डाइटिशियंस, ऐसे डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको तेल को बदल बदल कर इस्तेमाल करना है? तो आप प्लीज मुझे हैंड रेज करके बताइए। मनोज जी का हैंड रेज आ रहा है, बहुत सारे ऐसे साथी हैं। जी हाँ, कमलेश यादव जी और मनीष राज जी, प्रीति जी, सबके हैंड रेज आ रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ी कंफ्यूजन पैदा हो गई पूरे इंडिया में 20 साल पहले कि तेलों को बदल बदल कर इस्तेमाल करो। क्यों? क्योंकि हमें तीनों तरह का फैट बराबर 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 चाहिए। लेकिन बिना नॉलेज के अगर हम ये भी करेंगे तो वो भी संभव नहीं है। मैं कहती हूं अगर नॉलेज भी ले ले कि हमें पता हो किस तेल में सफा कितना है, किस तेल में मुफा कितना है, किस तेल में पूफा कितना है, फिर भी हम तेलों को बदल बदल कर यही एग्जैक्ट फैट कॉम्पोजिशन नहीं ले सकते जो हमें WHO देना चाहती है, जो हमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन देना चाहता है।
लोगों ने तो ब्रांड बदलने शुरू कर दिए। लोगों ने सफोला लिया, फॉर्च्यून लिया, लेकिन उन्होंने देखा ही नहीं कि उसमें तो वही तेल है, उसमें तो सैफलर ऑयल ही है, फॉर्च्यून का भी सैफलर ऑयल है। तो इस तरह लोगों ने तेल जब बदले, तब उन्हें समझ में ही नहीं आया कि ये हम कर क्यों रहे हैं। उन्होंने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि ये करना क्यों जरूरी है और क्या ये करके हमें कोई फायदा हो रहा है। ये भी नॉलेज ना होने की वजह से ये भी चीज कहीं ना कहीं मिसिंग रह गई। अब देखिए, अगर मैं सबके सामने ये चार्ट रख दूं और बता दूं कि किस तेल में कितना सफा, कितना पुफा, कितना मुफा है, तो भी ये करना हमारे लिए भी, इवन मेरे लिए भी, मैं एक डाइटिशियन हूं, तो मेरे लिए भी ये संभव नहीं है कि मैं तेल को बदल बदल कर वही फैट कॉम्पोजिशन ले लूं। लेकिन अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 दशक पहले भारत में राइस ब्रैन ऑयल बनने लगा, जो नेचुरली बैलेंस्ड है, यानी उसमें तीनों तरह का फैट ऑलमोस्ट उतना ही है जितना हमें चाहिए। और इसे बैलेंस किसी कंपनी ने नहीं किया, ये इसका नेचुरल फैट कॉम्पोजिशन है। किसी भी तेल का जो फैट कॉम्पोजिशन होता है वो नेचुरल होता है, उसे कोई कंपनी ऑल्टर नहीं कर सकती। इसीलिए राइस ब्रान ऑयल का भी जो फैट कॉम्पोजिशन है, उसमें सफा और पूफा और मुफा की मात्रा उतनी उतनी ही है जितनी जितनी हमें चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं, और पूरे इंडिया को मैं एजुकेट करना चाहती हूं, कि उन्हें राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए बिना बदले लगातार। क्यों? क्योंकि वो हमें रेडीमेड सोल्यूशन दे रहा है, हमें जितना फैट सफा पुफा और मुफा चाहिए उतना ही दे रहा है। साथ में हमें टोकोट्रेनॉल्स, टोकोफिरोल्स और इजनॉल जैसे एंटीऑक्सीडेंट दे रहा है। तो ये हमारा जो राइस ब्रान ऑयल है, ये सबसे उत्तम तेल है। और आपने देखा होगा, आजकल कुछ डॉक्टर्स बोलने लगे थे कि आप 1 चम्मच देसी घी भी खाएं। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि हमें सफा भी चाहिए, 27 से 33% सफा चाहिए। लेकिन जब आप राइस ब्रान ऑयल ले रहे हैं, तो आपको सफा भी ऑटोमेटिक मिल रहा है, आपको उसे बदलने की जरूरत नहीं है, आपको देसी घी भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आपने कई बार देखा भी होगा कि राइस ब्रान ऑयल सर्दियों में थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा लगता है। किसने ये चीज नोटिस की है कि राइस ब्रान ऑयल सर्दियों में थोड़ा सा जमा जमा लगता है? क्यों? क्योंकि उसमें सफा भी है, और सफा फैट भी हमारे शरीर को चाहिए। 27 से 33% हमें सफा फैट चाहिए। तो राइस ब्रान ऑयल का सर्दियों में जमना प्रमाण है इस बात का कि इसमें सफा फैट भी नेचुरली है, जो हमारे शरीर को चाहिए। और तो और सबसे अच्छी बात, ये हमारे इंडियन स्टाइल के साथ मेल खाता है, इंडियन कुकिंग के साथ मेल खाता है। इसका स्मोक पॉइंट सबसे ज्यादा है, यानी बहुत ज्यादा हाई हीट पर भी ये धुआं नहीं छोड़ता। राइस ब्रान ऑयल का स्मोक पॉइंट ज्यादा है, तो इसमें आप कुछ भी फ्राई कर सकते हैं बिना किसी डर के। इसमें एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज्यादा है। जो चीज आप राइस ब्रान ऑयल में बनाएंगे और किसी और तेल में बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि राइस ब्रान ऑयल वाली चीज ज्यादा लंबी चल रही है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा है और ये प्राकृतिक रूप से संतुलित तेल है। अब यहां पर जब ये क्लियर हुआ पूरे इंडिया को कि राइस ब्रान ऑयल सबसे उत्तम है, नेचुरली बैलेंस्ड है, तब एक नई कंफ्यूजन सामने आई कि कौन सी कंपनी का राइस ब्रान ऑयल लेना चाहिए। क्योंकि हर कंपनी ने राइस ब्रान ऑयल लॉन्च कर दिया, हर कंपनी ने नया ब्रांड अपना राइस ब्रान ऑयल का लॉन्च कर दिया। इवन सफोला गोल्ड में भी आप देखेंगे तो 80% राइस ब्रान ऑयल है। उन्हें समझ में आ गया कि राइस ब्रान ऑयल सबसे उत्तम तेल है, तो हर कंपनी आज राइस ब्रान ऑयल को प्रमोट कर रही है, अपने वेरिएंट में लॉन्च कर चुकी है, अपने ब्रांड में लॉन्च कर चुकी है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ राइस ब्रान ऑयल की लॉन्चिंग हो चुकी है हर कंपनी द्वारा। अब यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो टॉपिक है ये बहुत कंफ्यूजिंग है, लोग कंफ्यूज्ड हैं। तो ये जो टॉपिक इतना कंफ्यूजिंग इसलिए है कि जब सही ज्ञान आया तब कंफ्यूजन हो गई, किस ब्रांड का राइस ब्रान ऑयल खाएं, किस कंपनी का राइस ब्रान ऑयल खाएं। क्या आपको ऐसी कोई कंफ्यूजन है, या आपने ऐसे लोगों को कंफ्यूज होते देखा है कि मैं किस कंपनी का राइस ब्रान ऑयल खाऊं या किस ब्रांड का? कमलेश जी का मैसेज हैंडरेज है, मनीष जी का हैंडरेज है, ममन जी का हैंडरेज है, मोहम्मद अब्दुल जी का हैंडरेज है, विनीत जी का हैंडरेज है। हाँ, पूरा इंडिया कंफ्यूज्ड है कि किस कंपनी का, किस ब्रांड का राइस ब्रान ऑयल हमें लेना चाहिए। तो वो कंफ्यूजन भी आज मैं दूर करने आई हूं, बिल्कुल फैक्ट्स के साथ। जैसे अब तक मैंने सब कुछ आपको फैक्ट्स के साथ, प्रूफ के साथ बताया है, वैसे अब ये भाग भी, ये जो हिस्सा है इस प्रेजेंटेशन का, ये भी मैं पूरे फैक्ट्स के साथ और पूरे प्रूफ के साथ आपको बताने वाली हूं।
इंडिया में एक कंपनी है जिसने सबसे पहले फिजिकल रिफाइनिंग की टेक्नोलॉजी से एडिबल राइस ब्रेन ऑयल बनाया। उस कंपनी का नाम है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी। ये कंपनी आज की डेट में इंडिया की हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस ब्रेन ऑयल है। और यहां पर स्क्रीन पर एक पेटेंट आ रहा है, इस पेटेंट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई एम श्योर ये पेटेंट आपके पास होगा। तो कंपनी के जो चेयरमैन हैं ए आर शर्मा जी, उनके नाम पर ये पेटेंट रजिस्टर्ड है, जहां पर उन्होंने फिजिकल रिफाइनिंग के जिस प्रोसेस से वो राइस ब्रेन ऑयल बना रहे हैं, जहां पर कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं हो रहा, कास्टिक का इस्तेमाल नहीं हो रहा, और तेल की सही रिफाइनिंग भी हो रही है फिजिकल रिफाइनिंग के प्रोसेस से, तो उस पर जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है वो उन्होंने इस्तेमाल की है, पेटेंट है उनका इस पर। और इसी टेक्नोलॉजी के लिए उन्हें भारत सरकार खुद 4 बार नेशनल अवार्ड दे चुकी है। आप वो तस्वीरें देख सकते हैं मनमोहन सिंह जी से, अब्दुल कलाम जी से, प्रतिभा पाटिल जी से, जब वो प्रेसिडेंट थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तब उन्हें अवार्ड मिले हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए, इंडिया में पहली बार फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रेन ऑयल बनाने के लिए। अब एक और जो खास चीज है एपी ऑर्गेनिक्स की, जो किसी और कंपनी की नहीं है, वो मैं आपको बताना चाहती हूं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि एपी ऑर्गेनिक्स इंडिया की हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस ब्रेन ऑयल है। यहां पर जो प्रोडक्ट बनाया जाता है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बनाया जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड से नहीं। आप देख सकते हैं कि इंडिया अभी इन मामलों में बहुत पीछे है। हमारी एफएसएसएआई भारत सरकार डेफिनेटली इंप्रूव कर रही है, स्टैंडर्ड्स को रिवाइज कर रही है, लेकिन अभी भी हम अगर अमेरिका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, तो हम बहुत पीछे हैं। लेकिन एपी ऑर्गेनिक्स में जो राइस ब्रेन ऑयल बनाया जाता है वो अमेरिका के, न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के स्टैंडर्ड से बनाया जाता है। और इसीलिए इन देशों में यहां एपी ऑर्गेनिक्स द्वारा बनाया गया तेल एक्सपोर्ट हो रहा है। कोई और कंपनी, इंडिया की कोई और कंपनी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही अपना बनाया हुआ राइस ब्रेन ऑयल, क्योंकि वो इंडियन स्टैंडर्ड से बना रही है। लेकिन एपी ऑर्गेनिक्स एकमात्र ऐसी कंपनी है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ फूड सेफ्टी फॉलो करती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको सिंपल सी चीज समझाती हूँ। एपी ऑर्गेनिक्स में थर्मोसाइफन सिस्टम लगा हुआ है। अब दूसरी कंपनियों में थर्मिक फ्लूइड सिस्टम लगा हुआ है। अब जब तेल को रिफाइन किया जाता है तो तेल को गर्म करना पड़ता है एक वेसल में डालकर, जहां पर उस वेसल में कुछ पाइपें लगी होती है। उन पाइपों की हीट से इनडायरेक्टली वो तेल गर्म होता है। अब थर्मिक फ्लूइड सिस्टम जो और कंपनियों में लगा हुआ है, उसमें मिनरल ऑयल डाला जाता है जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो मिनरल ऑयल की कंटैमिनेशन होने की संभावना रहती है उन तेलों में जो थर्मिक फ्लूइड सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं उन कंपनीज में। क्योंकि अगर पाइपों में कोई भी लीकेज हो जाए तो वो जो मिनरल ऑयल है वो फाइनल ऑयल के साथ मिक्स हो सकता है और लोगों की जानें तक जा सकती हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऐसा हुआ है जापान में, ऐसा हुआ है ताइवान में, क्योंकि वहां पर जब थर्मिक फ्लूइड सिस्टम हुआ करता था तो मिनरल ऑयल की कंटैमिनेशन हुई तेल में और काफी लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी उस तेल को खाकर, क्योंकि मिनरल ऑयल खा लिया उन्होंने, पेट्रोल खा लिया। तो वहां पर रेगुलेशन बन गई उस दिन से ही कि थर्मिक फ्लूइड सिस्टम इज टोटली बैंड, आप थर्मोसाइफन सिस्टम ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में अभी भी थर्मिक फ्लूइड सिस्टम बैन नहीं है। पर एपी ऑर्गेनिक्स ने कभी भी थर्मिक फ्लूइड सिस्टम का इस्तेमाल ही नहीं किया। शुरू से ही एपी ऑर्गेनिक्स में थर्मोसाइफन सिस्टम लगा हुआ है, जहां पर तेल को गर्म किया जाता है और इनडायरेक्ट जो हीट करने का मीडियम है वो स्टीम है, हाई प्रेशर स्टीम है, यानी पानी की भाप है। अगर कोई लीकेज हो भी जाए तो वो भाप ही तेल के अंदर मिक्स होगी, तो जिससे लोगों को कोई नुकसान नहीं हो सकता, किसी भी तरह की कोई कंटैमिनेशन नहीं हो सकती, कोई हेल्थ रिस्क नहीं हो सकता। इसीलिए इंटरनेशनली एपी ऑर्गेनिक्स को इतने सारे एक्रेडिटेशंस, इतने सारे सर्टिफिकेशंस मिले हुए हैं, चाहे वो बीआरसी यूके का सर्टिफिकेट है, एचएससीपी अमेरिका का सर्टिफिकेट है, आईएसओ हलाल कोशेर जैसी सर्टिफिकेशंस हैं एपी ऑर्गेनिक्स को। एपी ऑर्गेनिक्स एक स्टार एक्सपोर्ट हाउस है, 30 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है अपना बनाया हुआ राइस ब्रान ऑयल एपी ऑर्गेनिक्स। और लगातार एपी ऑर्गेनिक को अवार्ड्स मिल रहे हैं, बड़े बड़े अवार्ड्स मिल रहे
हैं, हाईएस्ट प्रोड्यूसर के अवार्ड मिल रहे हैं, एक्सपोर्टर के अवार्ड मिल रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा राइस ब्रेन ऑयल का एक्सपोर्ट हो रहा है एपी ऑर्गेनिक से, बड़े बड़े देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत खुशनसीबी है हमारी भी और आपकी भी कि आरसीएम हेल्थ गार्ड जो एक ब्रांड है जिसने इंडिया को जागरूक किया राइस ब्रेन ऑयल के बारे में, घर घर राइस ब्रेन ऑयल की अवेयरनेस पहुंचाई, लोगों के घरों में जा जाकर बताया कि राइस ब्रेन ऑयल कैसे सेहत के लिए उत्तम है। ये जो हेल्थ गार्ड राइस ब्रेन ऑयल है, ये एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी का ही प्रोडक्ट है, ये इंडिया के हाईएस्ट एक्सपोर्टर का ही प्रोडक्ट है। हेल्थ गार्ड राइस ब्रेन ऑयल में सबसे ज्यादा ओरिजिनॉल है, 14,000 पीपीएम ओरिजिनॉल है, जिसके अगेन मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। चाहे हम उसे आइसोलेटेड फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हम ऑयल में भी साथ साथ लेते रहेंगे तो बचपन से ही बच्चों को ओरिजिनॉल की गुणवत्ता मिलेगी। और साथ में जब हम इसे आइसोलेटेड फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में भी ऐड ऑन करेंगे तो हमारी सेहत के लिए बहुत ही उत्तम होगा। तो अब हेल्थ गार्ड राइस ब्रेन ऑयल पूरे इंडिया को हमने अवेयर करना है कि हेल्थ गार्ड राइस ब्रेन ऑयल जो एपी ऑर्गेनिक्स का प्रोडक्ट है, ये हमारे लिए एक सही डिसीजन है। और यहाँ पर लेबल पर कुछ नई चीजें आपको दिखने को मिलेंगी जिनके बारे में जरूर मैं आपको समझाना चाहती हूँ। कुछ नया हेल्थ गार्ड राइस ब्रेन ऑयल पर आप देखेंगे भारत सरकार का ट्रांस फैट फ्री का लोगो हेल्थ गार्ड के मेन लेबल पर, क्योंकि हेल्थ गार्ड एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी का ही प्रोडक्ट है, तो इस पर अब एक लोगो भी लगा आएगा कि ये ट्रांस फैट फ्री है। हम सब जानते हैं ट्रांस फैट बहुत ही हानिकारक फैट है, जिसके कारण हार्ट डिजीजेस होते हैं, डिप्रेशन, इनफर्टिलिटी, कैंसर, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। भारत सरकार इसकी परसेंटेज को कम 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 करती जा रही है और उन्होंने ये पाया कि 1% से कम अगर किसी भी तेल में ट्रांस फैट है तो उसे ट्रांस फैट फ्री लिख सकते हैं, क्योंकि वो नेग्लिजिबल है, वो कंप्लीटली है ही नहीं। तो रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हेल्थ गार्ड राइस ब्रेन ऑयल, जो नई रेगुलेशंस आ चुकी हैं उसके अकॉर्डिंग हेल्थ गार्ड राइस ब्रेन ऑयल कंप्लीटली ट्रांस फैट फ्री है। और लेबल पर ये क्लेम आएगा, ये लिखकर बेचा जाएगा कि इस पर एफएसएसएआई का लाल और काले रंग का लोगो लगा होगा कि ये ट्रांस फैट फ्री है। और जो नोटिफिकेशन जो हमें ये पूरा क्लेम करने का की अनुमति देती है, वो नोटिफिकेशन भी आप लोगों के सामने है। अब हम हेल्थ गार्ड राइस ब्रेन ऑयल पर क्लेम करेंगे कि ये ट्रांस फैट फ्री है। और ट्रांस फैट फ्री क्यों हमें प्रोडक्ट्स खाने चाहिए, इस पर मैंने एक डॉक्टर से भी डिस्कशन की और उन्होंने लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए एक वीडियो भी मेरे साथ शेयर की, जो मैं यहाँ पर प्ले करना चाहती हूँ। अगर बाय चांस आवाज में प्रॉब्लम आई तो देवदत्त सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप मुझे बता दीजिएगा, सो दैट मैं ही आपको एक्सप्लेन कर दूं कि डॉक्टर क्या कहना चाह रहे हैं। I am Dr. Rahul Bhargav, Director of Hematology and Bone Marrow Transplant at Fortis Memorial Research Institute, गुरुग्राम। जैसा हम जानते हैं कि ट्रांस फैट खाने के अपने काफी सारे नुकसान होते हैं और निरंतर रूप से इस बात पे रिसर्च होती आई है, और इसी के मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार ने WHO ने नारा दिया है कि हमें ट्रांस फैट फ्री डाइट की तरफ आगे बढ़ना है 2023 में, उसी को भारत सरकार ने अपनाया है और एफएसएसआई के माध्यम से लोगों को अवगत कराने की मुहिम जो चलाई है कि ट्रांस फैट आपके खाने में कितना है, इसको जानना आवश्यक है। क्या चीज ट्रांस फैट फ्री है या नहीं है, वो लोगो है रेड एंड व्हाइट का, जिसको आपको ध्यान देना जरूरी है। तो अब आपके खाने पे लेबल चिपका हुआ आएगा, जैसे नॉन वेज वेज का लेबल आता है, उसी प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि मैं ट्रांस फैट खा रहा हूं या नहीं खा रहा। किसी भी चीज में अगर 0.2 ग्राम से नीचे है तो वो ट्रांस फैट फ्री है। कोई ऑल है, अगर वो 1 ग्राम से नीचे है तो ट्रांस फैट फ्री है, क्योंकि देखा गया है कि ट्रांस फैट सिर्फ डिप्रेशन नहीं, एल्जाइमर नहीं, जबकि वो कैंसर जैसी दुष्बीमारियां भी करवाता है। उसमें सबसे ज्यादा प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, और साथ ही में एजेंसी फॉर रिसर्च इन कैंसर ने ये दिखाया है हमको कि वो ब्रेस्ट कैंसर को भी बढ़ाता है। तो जब इतने सारे दुष्प्रभाव है तो हमको WHO और एफएसएसआई के साथ मिलके अवगत होना है, अवेयर होना है और ट्रांस फैट फ्री डाइट की तरफ आगे बढ़ना आज आवश्यक है, क्योंकि जो प्रकार का हम खाना निरंतर रूप से खाते हैं वो कहीं ना कहीं हमको कैंसर प्रिवेंशन में बचाव देता है और हमारे को कैंसर होने से बचाता है। तो इसीलिए इस मुहिम में जुड़िए, ट्रांस फैट फ्री की तरफ बढ़िए, रेड और ब्लैक लेबल से बढ़ के पहचानिए और उसको ना कहिए।
मान लीजिए अगर आपको ये भी याद नहीं रहता कि कितने ग्राम से नीचे ट्रांस फैट फ्री होता है, तो लोगों को पहचानिए जो रेड और ब्लैक है। उस लोगों से आप पहचान सकते हैं कि आपकी डाइट में ट्रांस फैट फ्री है या नहीं है। इसको जल्द से जल्द अपनाइए और बहुत सारी बीमारियों से बचने का प्रयास करें। धन्यवाद। तो जैसे आपने सुना, डॉक्टर राहुल भार्गव ने हमें अवेयरनेस दी कि हम अपने तेल को चुन सकते हैं, ट्रांस फैट फ्री तेल को चुन सकते हैं। लाल और काले रंग का जो लोगो है वो पहचान करके हम अपने तेल को चुन सकते हैं, चूज कर सकते हैं, उसे चुन सकते हैं। तो हेल्थ गार्ड के लेबल पर ट्रांस फैट फ्री का ये जो एफएसएसआई का लोगो है ये लिखा आएगा, ताकि लोगों को चूज करने में बहुत आसानी हो, सही सही तेल का चुनाव करने में बहुत आसानी हो। क्योंकि राइस ब्रान ऑयल सबसे उत्तम तेल है, ये हमें मालूम है, किस कंपनी का हमें लेना है। अब ये भी हमें मालूम है कौन सा ब्रांड हमें पिक करना